हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं वरिष्ठ लेखक और कवि लीलाधर मंडलोई जी। लीलाधर मंडलोई जी के बारे में जितना मैं जानता हूं वो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी तो इनसे हम बातचीत करेंगे ही। ये मंडलोई जी का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में हुआ, छिंदवाड़ा जिले में। एक गांव है गुदी, और मंडलोई जी ने बीए अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातक और एमए हिंदी तक शिक्षा जो है वो ग्रहण किया। उसके बाद से वो विदेश चले गए और वहाँ से प्रसारण में उच्च शिक्षा इन्होंने CRT जिसको कहते हैं वो प्राप्त की लंदन से। मंडलोई जी दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक रह चुके हैं और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो समितियां हैं उनके प्रसार भारती और रह चुके हैं और प्रसार भारती बोर्ड के सदस्य भी रह चुके हैं। वैसे तो मंडलोई जी मूलतः कवि हैं, लेकिन इन्होंने हर विधा में मतलब लिखा है। इनके कविता संग्रह जो हैं वो घर घर घूमा, रात बिरात, मगर एक आवाज, और फिर देखा अनदेखा चयन, क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र। ये हिंदी और रूसी भाषा में इसका क्षमा याचना, उपस्थित है समुद्र, हिंदी और रूसी भाषा में। और उसके बाद इन्होंने गद्य कृतियां, कविता का तीर्यक, यह आलोचनात्मक पुस्तक है। अर्थ जल निबंध, काला पानी, और इसके बाद इन्होंने डायरी लिखी है, अनुवाद शकेब जलाली की गजलों का लिप्यांतर, और अंतोनी परंपरा की रूसी कविताएं जो इन्होंने अनिल जन्मेजय के साथ संयुक्त रूप से लिखी है। और दाना पानी यात्रा वृत्तांत भी लिखा है, डायरी भी लिखी है। मंजूर एहतशाम के साथ इन्होंने जो बताया ना कि अनुवाद शकेब जलाली की गजलों का किया है। और अंडमान निकोबार की लोक कथाओं भी लिखी इन्होंने, और बच्चों के लिए किताबें लिखी हैं। कविता कहानी के 100 वर्ष, कविता के 100 वर्ष, ये आलोचना की पुस्तक है जिसका संपादन इन्होंने किया हुआ है। तो और मंडलोई जी को बहुत सारे सम्मान मिल चुके हैं, जैसे कि पुष्किन सम्मान, अंतर्राष्ट्रीय रजा सम्मान, और शमशेर बहादुर सिंह सम्मान, ये राष्ट्रीय है। नागार्जुन सम्मान, ये राष्ट्रीय सम्मान है। रामविलास शर्मा सम्मान, दुष्यंत अलंकरण राष्ट्रीय सम्मान, बागेश्वरी सम्मान, ये राज्य स्तरीय सम्मान है। और इन्होंने नाट्य साहित्य भी लिखा हुआ है। गद्य साहित्य भी लिखा हुआ है जो मैं बता चुका हूं। और अब हम थोड़ा मंडलोई जी से बातचीत करेंगे। जितना कि मेरे पास जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी है। मंडलोई जी, ये बताइए कि हम सारे लोग ये जानते हैं कि आप जो हैं वो कवि हैं, एक प्रमुख कवि हैं हमारे समय के, लेकिन आप जो हैं वो गद्य भी लिखते हैं और आपने बच्चों के लिए भी लिखा हुआ है, आलोचना की पुस्तक भी लिखी हुई है। पहला सवाल तो मेरा ये है कि आप अपने आप को मूल रूप से किस विधा का मानते हैं? देखिए, दो तरह की चीजें होती है। एक तो आप किस रूप में जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि मेरी मूल पहचान जो आज तक बनी है वो कवि के रूप में बनी है। दूसरा, मैंने कथेतर गद्य की विधाओं में काफी कुछ लिखा है, और जिक्र भी आता है
तो जो मूल ज़मीन है वो तो कविता की ही है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब पाठक क्या मानते हैं कि अदालत में जो मान लिया जाए, मेरे ख्याल से अंतिम सत्य तो किसी लेखक का वही होता है। तो कभी माना जा रहा हूँ। इसके अलावा कहा जाता है कि गद्दी की भी कई किताबें लिखी है। दरअसल मैंने कहानी और उपन्यास नहीं लिखे। अच्छा। मैंने जो कि मैंने रेखा चित्र लिखे, तो इस तरह से मैंने चीजें की हैं। लोक और आदिवासी साहित्य में काम किया है, संग्रह का भी है, पुनर्रचना का भी है। और आदिवासियों के बीच में मैं काफी रहा हूँ, तो उनके जीवन पर लंबी श्रृंखलाएं लिखी। जैसे अंडमान निकोबार में विश्व की 10 दुर्लभ तक जनजातियां हैं, उनमें से 4 वहां पाई जाती हैं, वैसे मूल से 6 हैं, तो उन पर भी मैंने लिखा है। तो इस तरह से मैंने कोशिश ये की है कि जो लिखूं वो मेरे अनुभव का सच हो, और अगर अनुभव का सच मेरा है तो वो फिर किसी भी विधा में आए। मैं कोशिश ये करता हूं कि वो किसी ना किसी ऐसी विधा में आए जिसमें ईमानदारी से मेरा अनुभूत किया हुआ जो सच है वो अभिव्यक्त हो सके। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मैंने तरह तरह के काम किए। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने कई बार ये होता है कि आप अपने आप को पूरी तरह से किसी एक विधा में अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो आप दूसरी विधाओं में जाते हैं। तो जैसे मैंने कुछ काम छायाकारी में किया है, कुछ काम मैंने फिल्म में किया है। अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए मैं फिल्मों की पटकथा में भी गया हूँ। तो इस तरह से कई ऐसे और इलाके हैं जहाँ पर किसी एक विधा में आप जब अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं तो फिर आप दूसरी विधा में जाते हैं। जैसे मैं हमेशा एक बात ये कहता हूँ कि जैसे जब आप गद्य में लिखते हैं या पद्य में लिखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने अनुभव संसार में, अपनी अनुभूतियों में संजो के रखते हैं, वो पूरी की पूरी नहीं आ पाती। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं रंगों को मैं ठीक 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 वैसा ही जैसा देखा है उस तरह के रंगों को बाज दफा अभिव्यक्त नहीं कर पाता हूँ। तो इसलिए फिर मैं फोटोग्राफी में गया, या इसलिए मैं फिल्म में गया कि जो मैंने ऑब्जेक्ट में देखा है वो वैसा का वैसा आ सके, और वो मेरी मदद इस रूप में भी कर सके कि मैं किस तरह से अपनी भाषा में उसको लेके आ सकूं। तो इस तरह से मैंने कई विधाओं में लिखा है जो पाठकों की अदालत में है। बाकी अंतिम निर्णय तो उन्हीं को लेना है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे बचपन आपका जो है वो जैसे छिंदवाड़ा में आपका जन्म हुआ, फिर आपने वहाँ पढ़ाई वगैरह मध्य प्रदेश में की, तो ये विभिन्न विधाओं के प्रति रुझान आपका कब से शुरू हुआ? और मतलब आपने कहा ना कि हम अपने को व्यक्त करना चाहते हैं विभिन्न विधाओं में, तो जैसे हर आदमी के अंदर तो ये बात होती नहीं कि अपने को व्यक्त करे वो, तो आपने अपने को व्यक्त करने की जो आपकी अनुभूति थी या जो आपका मतलब जो संवेदना थी या जो आपके अंदर बहुत सारी बातें थी, वो आपने कब से ये एक्सप्रेस करना शुरू किया? मतलब जब मैं स्कूल में हुआ करता था, हायर सेकेंडरी में, तो तब तक यूं ही कुछ लिखने की कोशिश किया करता था। और शुरुआत में तो मैं गद्य ही लिखा करता था। तो डायरी में लिखने का मुझे शौक था। तो डायरी तो नहीं होती थी, तो जो हमारी नोटबुक होती थी उस नोटबुक में मैं कोशिश करता था कि अपने स्कूल के अनुभव या जहाँ मैं रहता हूँ, जिन मजदूरों के बीच में काम करता हूँ, उनके अनुभव उस दौर में बनती हुई भाषा में मैं लिख सकूं। तो मूल रूप से आप कह सकते हैं कि स्कूल लाइफ से
थोड़ा थोड़ा कुछ लिखना शुरू किया, लेकिन मैं उसको साहित्य नहीं कहूँगा, साहित्य की दिशा में बढ़ा हुआ कोई कदम कह सकता हूँ। जी। हाँ, तो साहित्य की तरफ आपका रुझान फिर कैसे हुआ आपका? दरअसल क्या है कि साहित्य की तरफ रुझान तो इस बात से होता है कि आप अपने जीवन में किन चीज़ों को आसपास देखते हैं। तो मैंने जो जिंदगी देखी थी उसमें कुछ चीज़ें बहुत साफ स्मृतियों में थी। जैसे मैं जिस इलाके में था जिसका जिक्र आपने भी किया, वो सतपुड़ा का एक गांव है, उसकी तलहटी में। वहाँ पे जो आदिवासी थे वो कोरकू और गोंड आदिवासी हुआ करते थे। तो इसके अलावा जिस खदान के परिवेश में था, तो आसपास के कई राज्यों के लोग वहाँ पर मजदूर होकर आए थे, जिसमें बिहार भी था, उत्तर प्रदेश भी था, इन दिनों वाला छत्तीसगढ़, वो तो मध्य प्रदेश का इलाका था, महाराष्ट्र था, गुजरात था, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से मजदूरों ने आके अपना जीवन आरंभ किया था। तो हम लोग उन्हीं का जीवन देखते थे, उन्हीं की संस्कृति देखते थे। तो वो तमाम अनुभव जब आपके भीतर आने शुरू हुए, तो आपको ये लगा कि जो अनुभव आपके हैं, उन अनुभवों को कहीं ना कहीं व्यक्त करना चाहिए। तो इस सिलसिले में लिखने की एक यात्रा शुरू हुई। और स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं भोपाल कॉलेज में पढ़ने के लिए आया, तो वहाँ एक सांस्कृतिक और सांस्कृतिक के अलावा साहित्यिक बड़ा माहौल था। वहाँ उर्दू और हिंदी का दुआब था, यानी कि दोनों भाषाएं थी और उसकी संस्कृति थी। तो इस तरह से बहुत सारे जो अनुभव थे भाषा को लेकर, वो भी समृद्ध हुए। और कॉलेज में एक मैगजीन निकला करती थी प्रज्ञा, जिसका बाद में मैं संपादक हुआ, तो उसमें फिर मैंने कुछ कुछ लिखना शुरू किया। और इसी तरह से कुछ कॉलेज के साहित्यिक कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू किया। तो उसके लिए आपको लिखना होता था। हमारे हॉस्टल में भी साहित्य की गतिविधियां चलती थी। तो इस तरह से जिन अनुभवों को बचपन से संजोकर मैं लाया, और भोपाल में जिस तरह के नए अनुभव मुझे हुए, और भाषा जिस तरह से मेरे लेखन में प्रवेश करती है, तो मेरी भाषा तद्भव की भाषा थी, यानी बोलचाल की भाषा थी। तो बोलचाल की भाषा जो लोक से बनी थी वो वाली थी, जिसको आप हिंदी के लोग की भाषा कह सकते हैं। लेकिन भोपाल में आने के बाद वो हिंदुस्तानी हो गई, यानी हिंदी और उर्दू, इन दोनों भाषाओं के मेल से जो हमारी खड़ी बोली का जो स्वरूप है, वो भाषा हो गई। और उसमें मैं ज़्यादा सुविधा अनुभव करने लगा अपने आप को अभिव्यक्त करने में। तो इस तरह से ये अभिव्यक्ति का एक सिलसिला शुरू हुआ। तो ये रचना नवीन जी। कर्म में, हाँ, रचना कर्म में लगते हुए भी आपने फिर पत्रकारिता में जो आपने किया, तो इसके पीछे क्या अपने को व्यक्त करने की ही बात थी, या कोई दूसरी विधा आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं? देखिए, उसमें ऐसा था कि मेरी जो पहली नौकरी तो स्कूल में लगी, दूसरी बैंक में लगी, तीसरी नौकरी बाकी सारी नौकरियों को छोड़कर मैं आकाशवाणी में चला गया। तो आकाशवाणी एक तरह से समाचार का माध्यम था, ऑडियो समाचारों का माध्यम था। तो मुझे लगा कि मुझे पत्रकारिता करके इस चीज़ को समझना चाहिए कि पत्रकारिता का हमारा इतिहास क्या रहा है, पत्रकारिता के आदर्श क्या रहे हैं, मूल्य क्या रहे हैं। तो मुझे लगा कि वो मेरी नौकरी में भी फायदा करेगा। और इसके अलावा बीए बीएड मैंने अंग्रेजी साहित्य में किया था, एमए हिंदी साहित्य में किया था। मुझे लगा कि पत्रकारिता भी मुझे करना चाहिए। और वो नौकरी की वजह से और दीगर कारणों से मेरे एक हॉबी का हिस्सा भी था, क्योंकि मैं लिखता पढ़ता था।
और लिखने पढ़ने को मैं पत्रकारिता से भी जोड़ के देखता था कि अंततः जो आप लिखते हैं वो किसी न किसी अखबार या किसी न किसी रिसाले में ही छपता है। और ये बात मुझे पता चला कि जब हिंदी पत्रकारिता का श्री गणेश हिंदुस्तान में हुआ, तो उदंड मार्तन से लेकर जितने भी अखबार थे या जितनी भी पत्रिकाएं थी, वहाँ पर सारे लेखक लिख रहे थे। और आज़ादी की लड़ाई में तो हमारे लेखकों ने बतौर पत्रकार एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया था। तो ये सारी चीज़ें मेरे संज्ञान में थी, इसलिए मैंने पत्रकारिता में डिग्री ली। और पत्रकारिता करने से आपकी भाषा में कुछ ज़रूरी बदलाव होते हैं। जैसे फिर आप भाषा के आयतन को थोड़ा सा संक्षिप्त करते हैं, आपको संपादन की कला आ जाती है, आपको कितना बोलना है, कितने शब्दों में बोलना है। ये सारा जो एक हुनर है, एक सलाहियत है, वो पत्रकारिता में होने की वजह से आती है। और उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं अखबारों में लिखा करता था या पत्र पत्रिकाओं में लिखता था, तो उससे मेरा एक अनुभव बना। फिर मेरी किताबें आई, उसमें भी संपादन का अनुभव हुआ और अंततः मैं भारतीय ज्ञानपीठ में पहुंचा, जहां नया ज्ञानोदय का लगभग 5 साल तक मैंने संपादन किया। तो वो पत्रकारिता थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो गई मेरे लिए। अरविंद जी। हाँ हाँ, ये बताइए कि जैसे दूरदर्शन में भी तो थे आप। जी, मैं दूरदर्शन में भी था, करीब 18 साल दूरदर्शन में काम किया है और 19 साल मैंने रेडियो में भी काम किया है। तो रेडियो और दूरदर्शन दोनों की पत्रकारिता के भी अनुभव मुझे हैं, कार्यक्रमों के अनुभव हैं। तो इस तरह से जिंदगी में कुछ नया करने का जज्बा था, तो सीखने का जज्बा भी हुआ। तो इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता भी की और ये पत्रकारिता भी की, प्रिंट की। एक यहाँ पर सवाल मैं जानना चाहता हूँ, आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम्म। जैसे एक जमाना था कि आकाशवाणी एक बहुत जबरदस्त माध्यम था, बल्कि आज भी है, क्योंकि अगर वो उतना सशक्त नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी हमारे मन की बात के लिए आकाशवाणी को न चुनते। उनके पास तो बहुत सारे और रास्ते हैं, लेकिन उन्होंने आकाशवाणी, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम है कि जो दूर दराज के इलाकों में भी आसानी से उसकी पहुंच है और जी। बिजली वगैरह की कोई समस्या होती नहीं है, क्योंकि टेलीविजन में तो बिजली की समस्या होती है, कनेक्शन की समस्या होती है। तो आदमी तो खेत में भी अपना ट्रांजिस्टर लेके सुन लेता है, बातचीत सुन ले, मतलब उस तक पहुंच जाती है। तो लेकिन जैसे मेरा भी अनुभव रहा है, मैं भी आकाशवाणी में मैंने मेरी कहानियां प्रसारित हुई हैं, मेरी कविताएं वहाँ प्रसारित होती थी, बड़ा सम्मान मिलता था मुझे वहाँ पर, पैसा भी मिलता था। तो क्या बात है कि आकाशवाणी सशक्त माध्यम होने के बावजूद वो दूरदर्शन की तरह डेवलप नहीं हो पाया। मतलब आप चूंकि वहां काम कर चुके हैं तो आपने तो बहुत गहराई से इसे महसूस किया होगा। देखिए, ऐसा है कि आपकी इस बात से मेरी सहमति इसलिए नहीं हो पाएगी क्योंकि जो विकास आकाशवाणी में हुआ है, वो विकास उतना दूरदर्शन में इतने सारे चैनल के आने के बावजूद नहीं हो सका। उसका एक कारण तो ये है कि दूरदर्शन जैसे दृश्य और श्रव्य माध्यम में कार्यक्रम को बनाने के लिए सुविधाएं तो मिल जाएंगी, आपको तकनीकी सुविधाएं तो मिल जाएंगी, लेकिन प्रसार भारती होने के बाद जो पैसे की या फंड की जिस हद तक ज़रूरत थी, जैसे मेरे रहते ही 33 चैनल हो गए थे, लेकिन 33 चैनल के लिए वो फंड नहीं थे जिनकी वजह से आप कार्यक्रमों में बेहतर करके विकास कर सकें। तो वो विकास एक तरह से रुका और वो धीरे धीरे थोड़ा नीचे की ओर ही जाता रहा है। और अभी भी स्थिति लगभग वही है।
लेकिन इसके बरक्स आकाशवाणी में हुआ ये कि वहाँ पर मीडियम वेव और शॉर्ट वेव हुआ करता था। जब ये इररिलेवेंट होने लगे तो एफएम आ गया। तो एफएम आया तो 450 से ज़्यादा स्टेशंस तो आज काम कर रहे हैं। मैंने जब 2013 में छोड़ा था तो ये एफएम स्टेशंस का जो एक्सपांशन था या जो विस्तार था वो मेरे कार्यकाल में हुआ था, और लगभग 250 पौने 300 तो केंद्र में खोल चुका था। और स्थानीय भाषाओं में आप एफएम में प्रसारण कर सकते हैं, क्योंकि वो देश के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट सब जगह ये केंद्र खुले। उनकी क्वालिटी अच्छी है, भाषाओं में कार्यक्रम बनते हैं, और स्थानीय कलाकारों की जो सेवाएं हैं वो आप बेहतर तरीके से ले सकते हैं। तो आकाशवाणी का विस्तार हुआ, और इसके बाद तो अब आकाशवाणी के भी जितने चैनल हैं वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो पूरी दुनिया में आप सुन सकते हैं। संगीत के बहुत सारे चैनल्स हैं, तो उसका विस्तार मुझे लगता है काफ़ी बड़ा हुआ है, और पॉडकास्टिंग शुरू हुई है। न्यूज़ जो है वो भी पूरी दुनिया में अवेलेबल है, फ़ोन पर अवेलेबल है। तो ये सारे विस्तार आकाशवाणी में हुए हैं, और दूरदर्शन की तुलना में ज़्यादा बेहतर ढंग से हुए, ये मेरा मानना है। लेकिन ये एएम और एफएम, एफएम में तो वह मैं कभी कभी सुनता हूं तो वह गरिमा नहीं है जो पहले एएम में हुआ करती थी। देखिए, समय के साथ तो चीज़ें बदलती हैं। अब आप जो गरिमा पहले शहरों में देखा करते थे, कस्बों में देखा करते थे, तो वो गरिमा नहीं है। और देखिए क्या है कि किसी भी माध्यम को जब आप ग्लोबल समय में होते हैं तो वो ग्लोबल समय ऑपरेट करना शुरू करता है, वो बाजार ऑपरेट करना शुरू करता है। वो अब देखिए फिल्में कितनी बदल गई हैं। जब फिल्में बदल गई हैं तो जो फिल्मों में हो रहा है तो वो भी तो जीवन का प्रतिरूप ही है। तो अगर फिल्मों में ऐसे गाने आने शुरू हो गए, ऐसी कहानियां आनी शुरू हो गई, तो दूरदर्शन और रेडियो का एक बड़ा हिस्सा तो फिल्म के कंटेंट पर निर्भर करता है। क्योंकि एफएम में तो फिल्मी गाने ही सबसे ज़्यादा चलते हैं। तो वो बाजार है, लोकप्रिय संस्कृति है, समाज के बदलते हुए उसूल है, बाजार के दबाव है, इन सारी चीज़ों ने हमारे समाज को, हमारे समय को बहुत बदला है। और वो अखबारों में भी बदला है। वो आप वहाँ भी देखेंगे तो वहाँ पर जो येलो पेजेस आते हैं वो किस वजह से आते हैं, या आप देखेंगे कि जो मनोरंजन के समाचार हैं, जो उपभोक्ता वस्तुओं से संबंधित समाचार हैं, या उस तरह की जो जीवन शिल्प या जीवन शैली है, वो तमाम चीज़ें प्रिंट में भी आ गई हैं, प्राइवेट चैनल्स में आ गई हैं। तो फिर जब पूरी दुनिया बदल रही हो तो आकाशवाणी अपने आप को उससे अलग करके जी नहीं सकती, सरवाइव नहीं कर सकती। तो इस तरह के दबाव होते हैं, लेकिन आकाशवाणी और दूरदर्शन अपने कोर्ट के हिसाब से मर्यादाओं का ख्याल रखता है। वो उन हदों को नहीं छूता जिन हदों को एक प्राइवेट दुनिया छूती है। अरविंद जी। हाँ, चलिए ये तो बात हो गई। अब एक सवाल ये है कि आप नया ज्ञानोदय के संपादक रहे हैं, और एक सवाल है, मतलब ये व्यक्तिगत सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो ये जैसे रविंद्र कालिया जी संपादक थे, तो नया ज्ञानोदय जो था वो कहानीमय था, और आप जब इसके संपादक हुए तो कवितामय हो गया। तो ये जरा क्या ये जरूरी है कि अगर लेखक या कवि कोई संपादक होता है जी जी तो वो
क्या एक ही विधा को ध्यान में रखता है या? यदि आपने उन 5 सालों के सारे ज्ञानोदय के अंकों को पढ़ा होगा और किसी भी एक अंक को उठा के अगर आप देखें तो उसमें कविता के लिए अगर जैसे 120 पेज की या 150 पेज की मैगजीन निकलती थी तो कविता के लिए उसमें कोई 15-20 पेज ही होते थे, इससे ज्यादा नहीं होते थे। बाकी कथेतर साहित्य, कहानी, उपन्यास, अनुवाद और दीगर विषयों के लिए होते। तो ये कहना कि वो कवितामय हो गया था, ये तो बात उपलब्ध प्रमाणों के हिसाब से भी सत्यापित नहीं होती है, क्योंकि मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि कोई मुझे ये ना कहे कि कवि होने की वजह से यहाँ कविता को ज़्यादा तरजीह मिल गई। तो ये तो आप अंकों को देखेंगे तब पता चलेगा। ये ज़रूर है कि अगर जब मैंने कविता का एक ही अंक निकाला जो विश्व कविता का अंक था, जिसमें भारतीय भाषाएं भी थी, हिंदी भी थी, लोक भाषाएं भी थी, और इसके अलावा मैंने भारतीय भाषाओं के साहित्य के अंक हर साल निकाले हैं। मैंने पर्यावरण पर निकाले हैं, मैंने विस्थापन पर निकाले हैं, मैंने इस सरहद पर निकाले हैं। मैंने इस तरह के अंकों को प्लान किया जिसमें गद्य ही ज़्यादा होता था, पद्य कम होता था। उसका परसेंटेज 15 से ज़्यादा परसेंट नहीं होता था, क्योंकि 10 या 12 पन्ने देने का होता था। इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर अंकों को देखेंगे तो ये आरोप निर्मूल सिद्ध हो जाएगा। नहीं, ये आरोप नहीं है। मैं तो एक पाठक के तौर पर और एक रचनाकार के तौर पर यह सवाल पूछ रहा हूँ, आरोप नहीं है ये। लेकिन ये तो मैंने देखा है कि रविंद्र कालिया जी, ये सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, ये सवाल उठे हैं, लेकिन इस वजह से उठे हैं कि मैं कवि हूँ या मैं कवि माना जाता हूँ, तो ऐसा होगा या ऐसा हुआ, ये पहले से ही एक पूर्वाग्रह ठीक वैसा ही बना जैसे कि रविंद्र कालिया कथाकार थे, तो उन्होंने कहानी और कहानी और कहानी उसके ऊपर केंद्रित किया। दूसरी विधाओं को भी उन्होंने सम्मानपूर्वक छापा, लेकिन उनका जो बल था वो कहानी पर था, मेरा बल कविता पर नहीं था, मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा। तो मतलब एक संपादक को, बिल्कुल आपने सही बात कही, तो एक संपादक को हर विधा को बराबर मौका देना चाहिए। वो भी, और दूसरी बात ये है कि दूसरी बात अरविंद जी ये है कि जो विधाएं खत्म हो रही हैं या जो मर रही हैं विधाएं, उनको पुनर्जीवन देना चाहिए। तो मैंने कथेतर विधाओं में, चाहे वो यात्रा संस्मरण हो, चाहे रेखा चित्र हो, चाहे संस्मरण हो या पत्र लेखन हो, ये जो विधाएं जो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, जैसे निबंध है, मैंने इनको तवज्जो दी ताकि वो विधाएं पुनर्जीवित हो सकें। और मैं ये बात कह सकता हूँ कि उसके बाद बहुत सारी पत्रिकाओं ने, जो हमारे साथ की पत्रिकाएं हैं, बहुत सम्मानीय पत्रिकाएं हैं, उन्होंने भी कथेतर गद्य को फिर अधिक स्पेस देनी शुरू की। और उसकी वजह यह है कि संस्मरण और यात्रा वृतांत और इस तरह की जो विधाएं हैं, उन विधाओं को एक तरह का पुनर्जीवन मिला। वो कितना मिला ये तो हर शोध का विषय हो सकता है। जी अरविंद जी। हाँ, अब मैं यहाँ आपसे ये समझ के बात करना चाह रहा हूँ कि आप स्वभाव से भी और लेखन में से भी आप मूल रूप से कवि हैं। तो एक सवाल है मेरे दिमाग में, और बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, तो लेकिन ये है कि उपयुक्त समय नहीं मिल रहा था और उपयुक्त व्यक्ति से सवाल पूछना चाहिए, वो मुझे अवसर नहीं मिल रहा था जी। ये जैसे कविता का एक दौर था, और कविता का दौर था जैसे अगर देखें तो इलाहाबाद में पीडीएन साहिब थे,
उस दौर में अगर देखें तो कविताओं में जो जो हस्ताक्षर थे, कविताओं में जो लोग थे, जैसे पंत जी थे, बच्चन जी थे, दिनकर की कविता थी, या शमशेर की कविता थी, नरेंद्र शर्मा की कविता थी, गे की कविताएं थी। तो ये बताइए कि अगर हमारे सामने या आपके सामने किसी की रचना रखी जाए बिना नाम के, तो आप आराम से बता सकते हैं कि ये किसकी कविता है। आज एक दुविधा ये हो गई है कि अगर नाम हटा दिया जाए और 5-6 कवियों की कविताएं सामने रख दी जाए तो वो जो सिग्नेचर इफेक्ट होता है वो नहीं पता चलता। आपने बात बिल्कुल सही की। दरअसल क्या है, कवि को जो अर्जित करना होता है अपने जीवन काल में कविता में, वो उसका भाषिक मुहावरा होता है। और अगर उसने अपना भाषिक मुहावरा प्राप्त कर लिया, उसको अर्जित कर लिया, जो बहुत साधना का काम होता है और बहुत तपस्या से आता है, तब अगर उसका नाम भी हटा दिया जाए तो आप उसकी रचना को पहचान लेंगे। और ऐसा बाद में भी हुआ है, ये हम नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है। जैसे मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो अगर धूमिल का नाम हटा दिया जाए, राजकमल चौधरी का नाम हटा दिया जाए, रघुवीर सहाय का नाम हटा दिया जाए, चंद्रकांत देवताले का नाम हटा दिया जाए, विनोद कुमार शुक्ल का नाम हटा दिया जाए, भवानी प्रसाद मिश्र का नाम हटा दिया जाए, तो इन सब ने अपने भाषिक मुहावरे अर्जित किए थे, तो आप इनको पहचान लेंगे, वो सिग्नेचर इफेक्ट आपको मिल जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ ये एक साधना और तपस्या की बात है। और जिनको मिलता है वो हर काल में ऐसा होता है कि कोई ना कोई, जैसे मुक्तिबोध है, जैसे शमशेर है, जैसे नागार्जुन है, जैसे त्रिलोचन है, जैसे केदारनाथ अग्रवाल है, इन सब के अपने अर्जित किए हुए भाषिक मुहावरे हैं और इनका वो सिग्नेचर इफेक्ट आपको मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये सारी जो सिग्नेचर इफेक्ट की बात है वो खत्म हो गई हो, वो है, अभी भी है। और बहुत बात के कवियों में भी आपको दिखाई देती है। जैसे कि अगर आप निर्मला पुतुल की कविताएं पढ़ें, या आप अनुज लुगुन की कविताएं पढ़ें, या आप जयसिंता केलगेटा की कविताएं पढ़ें, या आप मोहन कुमार डहरिया की कविताएं पढ़ें, ऐसे बहुत सारे जो नए लोग हैं उनकी भी आप कविताएं पढ़िए, तो आप अगर उनका नाम हटा देते हैं तो आप उन कविताओं को पहचान सकते हैं। जैसे अनीता वर्मा है, अनीता वर्मा की कविताएं अलग से आप पहचान सकते हैं। लेकिन सवाल के लिए सवाल हो ये तो ठीक है, लेकिन हमको एक लंबे कालखंड में उसे आज तक जोड़ते हुए देखना चाहिए कि भाई इस तरह का सिग्नेचर इफेक्ट कहीं और दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। अरविंद जी। नहीं, हाँ, ये मेरा मतलब मैं चूंकि पाठक भी हूं तो मैं ये देखता रहता हूं। तो ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि जो नए लोग लिख रहे हैं, नए लोग जो आए हैं, जैसे मान लीजिए कि आदिवासी क्षेत्रों से जो आए हैं, या जो महिलाएं जो आजकल जो लिख रही हैं, उनमें तो असर आता है। लेकिन बहुतायत में अगर देखें जिस तरह से कविताएं लिखी जा रही हैं और कविताओं को जैसे कि जिस तरह से लिखा जा रहा है, जिस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा है, मुझे तो लगता है कि कविता लिखना कुछ ज़्यादा ही आसान सा हो गया है, या उस पर जो उतनी मेहनत करनी चाहिए वो शायद नहीं हो रही है। तो उसके वजह से भी कई बार ऐसा होता है कि ये सिग्नेचर इफेक्ट जो है वो का पता नहीं चलता। देखिए, ये कवि विशेष को तय करना होता है कि वो अपनी कविता में कितनी मेहनत करता है, वो बाहर का संसार है अपने भीतर कितना पकाता है, कितना समय देता है, और एक कविता पर कितना काम करता है। एक कविता भीतर भी पकती रहती है, यानी कि बनती रहती है, और सालों के बाद वो कागज पर आती है।
तो आप में कितना धैर्य है इस बात के ऊपर, और आप कविता को लेकर कितनी साधना करते हैं और अपने अपने अनुभवों को कितना फिल्टर करते हैं, अपनी भाषा पर, अपने शिल्प पर कितना काम करते हैं, अपने फॉर्म पर कितना काम करते हैं, अपने डिक्शन पर कितना काम करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे एक कविता बनती है। ये कोई एक भाव आया और उसको लिख दिया, उस पर किसी तरह का कोई काम नहीं किया, उसके कला पक्ष को नहीं देखा, तो फिर वो कविता नहीं बनती। बहुत सारे योगों से मिलकर एक कविता बनती है। इसलिए कहते हैं कि कविता में तो एक बड़ा सिनेमा भी होता है, एक बड़ा नाटक भी होता है। कविता में पेंटिंग भी होती है, कविता में म्यूजिक भी होता है। तो कवि को बहुत सारे इलाकों में साधना करनी होती है, तब कहीं जाकर आप उसे कविता के दायरे में या उसके परिसर में पहचान पाते हैं कि ये कविता है। और ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि किसी को सपाटे में जल्दी में जो आया वो अभिव्यक्त करना था तो उसने कर दिया, लेकिन बाकी सारे तत्वों पर काम नहीं किया। तो आपके काम ना करने की असफलता का दोष उन कविताओं को केंद्र में रखकर जनरलाइज फॉर्म में नहीं दिया जा सकता। अंततः आपको अच्छी कविता की पहचान अच्छी कविता से ही करनी होगी। उसकी तुलना अगर आप इधर भीड़ में लिखी जा रही कविता से करेंगे, जिसमें कवि अपनी कविताओं पर काम नहीं कर रहे हैं, तो बात थोड़ी सी गड़बड़ होगी। और ये हर दौर में हुआ है, ये कोई आज के दौर में नहीं हो रहा। वरना आपके पास हर युग में कुछ गिने चुने कवि ही दृश्य में बच जाते हैं, जबकि उस समय सैकड़ों और हजारों लोग लिख रहे होते हैं, उनका पता नहीं चलता। तो ये एक इतिहास के फिल्ट्रेशन की भी प्रोसेस है। और उस समय आपको आलोचना ने या साहित्य ने किस तरह से स्वीकार किया नहीं किया, उनके अपने तर्क थे, उनकी अपनी दृष्टि थी, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आप कवि भी हैं और लेखक भी हैं, एक ये मतलब मित्रवत सवाल है ये कि आपके लिए कौन सी विधा आसान सी लगती है, कविता लिखना या गद्य लिखना? देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं है। मुझे तो एक पंक्ति लिखना भी बहुत भारी पड़ता है। कई बार मैं एक पंक्ति, एक बिंब को लिए ना कहो महीनों और हफ्तों और सालों पड़ा रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक चीज मैं कोट करना चाह रहा हूँ। एक जमाने में राजेंद्र यादव जी ने कहा था कि कविता लिखना बहुत आसान है, बल्कि कहानी लिखना बहुत मुश्किल है। मैं इसी रेफरेंस में मतलब मैंने ये सवाल आपसे पूछा। हाँ, वो राजेंद्र यादव मज़े के लिए, विवाद के लिए बहुत सारी चीज़ें कह सकते थे और कहते थे। उन्होंने भी कविता लिखना शुरू की, लेकिन जब वो कविता नहीं लिख पाए या अच्छी कविता नहीं लिख पाए, उसके बाद वो कहानी में आए थे। और बतौर संपादक उन्होंने ये एक स्टेटमेंट दिया था और बार बार कविता के खिलाफ वो देते रहते थे। लेकिन उनके पूरे संग्रह में एक कविता भी मुझे ऐसी नहीं लगी जिसमें जिन मानकों की बात आप कर रहे हैं, उस मानक के आधार की कोई ऐसी कविता होती जिसको हम आज भी याद कर रहे होते। राजेंद्र यादव की कोई कविता हमें याद नहीं है। कहना बहुत आसान है। जहां तक मेहनत की बात है तो मंडोई जी, मेहनत तो कहानी पर भी करनी पड़ती है, नाटक लिखने पर भी करना पड़ता है, संस्मरण लिखने पर भी करना, संस्मरण पर मुझे लगता है ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने तो आपसे कहा ही कि जो जितनी साधना करेगा, जितनी मेहनत करेगा, उसकी रचना उतनी निखर के आएगी। फिर वो कहानी हो, संस्मरण हो या कुछ भी हो। बहुत सारे लोग संस्मरण लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग कहानी लिख रहे हैं, तो हर आदमी तो कथाकार नहीं हो गया ना। आप गिन चुन के निकालिए पूरे इतिहास से, तो हर पीरियड में आपको 2, 4, 6 ही कथाकार मिलेंगे जिनकी आज चर्चा होती है। ऐसा क्यों है? इतनी सारी पत्रिकाएं निकल रही हैं, आज 300, 350 पत्रिकाएं निकल रही हैं, हर पत्रिका में कहानी छप रही है।
तो इसका ये मतलब थोड़ी कि जो लोग छप रहे हैं वो सब एक तरह से कालजयी कथाकार हो गए या उनकी कहानी कालजयी हो गई। हर चीज अपना वक्त लेती है अरविंद जी, और ये सारी विधाओं पर लागू होता है। दरअसल क्या है कि हम लोग विवाद के लिए विवाद खड़ा करते हैं, और बिना बिना राजनीति के ना कोई पत्रिका चलती है, ना कोई साहित्यकार समझता है कि उसकी पूछ परख नहीं हो रही। तो ये समय समय पर राजनीतिक बयान आते रहते हैं, लेकिन टिकती वही रचनाएं हैं जिनमें तत्व और सत्व होता है, जिनमें कालजयी होने के गुण होते हैं, और जिसमें एक रचनाकार ने उस हद तक मेहनत की होती है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद से फिर आपकी कविताएं सुनेंगे हम। बातचीत तो बहुत गंभीर हो गई है, बहुत सारी बातें हो गई हैं। ये आजकल एक नई बात चर्चा में है कि छंद विहीन कविता और छंद के साथ वाली कविता। तो छंद विहीन कविता और इस अंतर में छंद वाली जो कविता है, जिसमें गीत वगैरह तमाम चीजें आती हैं, तो इस पर आप मतलब एक लेखक, एक आलोचक, एक संपादक की हैसियत से क्या कहना चाहिए? देखिए, एक संपादक के रूप में मैंने छंद वाली कविताओं का भी अनवरत प्रकाशन किया है, और एक अंक ही साल में एक बार निकालता था, और वो वसंत का अंक होता था, जिसमें मैं छंद वाली कविताओं को बहुत प्रोमिनेंस के साथ छापा करता था। तो मेरा गुरेज छंद या छंद मुक्ति को लेकर बतौर संपादक नहीं है। क्या अच्छा लिखा जा रहा है छंद में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। अब नागार्जुन छंद में लिखते थे तो नागार्जुन को कोई छापता नहीं था क्या? जबकि उनके पहले निराला छंद मुक्त होने की बात कर चुके थे, लेकिन निराला खुद छंद में लिख रहे थे। फिर आप उर्दू कविता को क्या करेंगे, उन गजलों का क्या करेंगे जिसका कि पूरा संसार छंद के ऊपर आधारित है? सवाल यह है कि आप छंद में कितना सशक्त अभिव्यक्त कर पा रहे हैं, और अगर आप अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो ये छंद का दोष नहीं है, ये आपके छंद के बरतने का दोष है, आपके उस वस्तु या अंतर वस्तु की पहुंच का दोष है, जो छंद में या छंद मुक्त कविता में भी नहीं आ पा रही। मैं तो दोनों के लिए कहूंगा। ऐसा थोड़ी है कि छंद में जो लिखी जा रही कविताएं सब खराब है, या जो मुक्त छंद की कविताएं वो सब अच्छी है। आपको चयन करना होगा, श्रेष्ठ का चयन करना होगा, और जब आप श्रेष्ठ का चयन करना शुरू करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि आपको वैसी रचनाएं दोनों तरफ मिलेंगी। अब ये अलग बात है कि एक समय काल में आलोचना किस तरफ ज्यादा देख रही है और किस तरफ कम देख रही है। तो ये उर्दू में भी है, ये हिंदी में भी है, और ये तमाम भारतीय भाषाओं में है। तो ये आपको एक पूरी भारतीय भाषाओं को दृश्य में रखकर छंद या छंद मुक्ति की बात करनी चाहिए। और पूरी दुनिया छंद को छोड़कर छंद मुक्ति में गई है। आपका जीवन ही छंद में नहीं बचा हुआ है अरविंद जी। इतना टुकड़े टुकड़े जीवन आप जी रहे हैं कि आपके जीवन का कोई छंद ही नहीं बन पा रहा। तो ये तमाम चीजें भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि देखने की जरूरत है जी। अभी आपने कहा कि जैसे मतलब, और ये भी एक सवाल है, छोटा सवाल है, इसका छोटा सा ही उत्तर चाहिए कि रचनाओं को आलोचक मतलब वेरीफाई करता है, या उसका अच्छा होना या बुरा होना तय करता है, या लोग तय करते हैं? देखिए क्या है, मुक्तिबोध ने एक बात कही थी जिसको आलोचकों ने भी शायद उस तरह से नहीं देखा। आलोचना एक प्रेम दर्शन है,
आलोचना एक प्रेम दर्शन है। तो अगर रचना के साथ आपका प्रेम होगा, या रचना की गहराई में उतरने के लिए आपके पास प्रेम का रास्ता होगा, तब आप उस रचना की खूबियों को और कमजोरियों को दोनों को पकड़ पाएंगे, और रचना में बनते हुए किसी दर्शन को लोकेट कर पाएंगे, उसको रेखांकित कर पाएंगे। तो ये आलोचक के ऊपर अधिक निर्भर करता है कि वो आक्रमण की मुद्रा में किसी रचना के साथ है, किसी पूर्वग्रह के साथ है, या प्रेम के साथ है। प्रेम के साथ निराला की साहित्य साधना जैसी अनुपम कृति रामविलास जी ने लिखी, तो वो एक अद्वितीय कृति बनी। लेकिन उन्होंने जब मुक्तिबोध के बारे में कुछ बातें कही, तो वो एक तरह से उनके पूर्वग्रह के साथ थी। तो ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि मैं रामविलास जी की बात नहीं कर रहा हूँ, तो तमाम जो आलोचक हैं उनका भी अपना पूर्वग्रह होता है, उनकी भी अपनी राजनीति होती है, और उसके हिसाब से वो रचनाओं को देखना शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि रचनाओं को रचना में क्या है इस आधार पर अगर आप देखना शुरू करेंगे, तो ये इन तमाम तरह की जो राजनीति और राजनीति के स्टेटमेंट और उनके मूल्यांकन में जिस तरह की चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है कि उनका एक रुख बदलेगा और आलोचना की एक दिशा भी बदलेगी। उसे प्रेम दर्शन की तरह लेना चाहिए, मेरा मानना ये है। जैसे मैं ये भी मानता हूँ, मुझे अनुपम मिश्र जी की एक बात आती, जो सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, वो लेखक भी बहुत अच्छे थे। उनकी एक किताब है अच्छे विचारों का आकार। उनकी आलोचना दृष्टि का कमाल मैं ये जिक्र आपसे करना चाहता हूँ कि अनुपम मिश्र जी की किताब को कोई भी संपादित कर सकता था। मतलब हिंदुस्तान का कोई ऐसा आदमी नहीं था जो उनकी किताब को संपादित करने में गर्व का अनुभव नहीं करता। मैं जब ज्ञानपीठ में निदेशक था, तो अनुपम जी का मुझे फ़ोन आया कि मेरी एक किताब एकदम युवा, बोले मैं उन्हें लेखक भी नहीं कहूँगा क्योंकि उनका कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया है, और मैंने उनका कुछ भी नहीं पढ़ा है। मैंने सिर्फ ये पढ़ा है कि उन्होंने किताब का संपादन बहुत अच्छा किया है, और उसकी भूमिका, मतलब मैंने एक परीक्षा ये ली कि भाई अगर आपने मेरे निबंधों को समझा है तो आप उसको लिख के बताइए। तो उन्होंने एक लंबी भूमिका लिखी, वो भूमिका मैंने पढ़ी, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस किताब को आप छापिए। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी नामी गिरामी लेखक ने उस किताब को लिखा है या नहीं लिखा है। उस किताब का नाम था अच्छे विचारों का आकार, और उसके संपादक का नाम राकी गर्ग, जिसको कोई नहीं जानता था, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन अनुपम मिश्र एक इतने बड़े गांधीवादी थे, इतने बड़े सत्यवादी थे, इतने बड़े ईमानदार थे। पर्यावरण को लेकर उन्होंने जो काम किया था, तो आप उनकी दृष्टि देखिए। तो एक आलोचक की दृष्टि इस तरह की होनी चाहिए कि लिखा हुआ जो सामने आया, आप उसके ऊपर केंद्रित हैं, आप किसी नाम को नहीं देख रहे हैं, आप रचना को देख रहे हैं। तो ये जो बात है, और इसलिए उन्होंने उस किताब का नाम भी रखा अच्छे विचारों का आकार। तो हमारे अच्छे विचारों का आकार इस दृष्टि से पड़ता है कि वो आपके विचार ही पूर्वग्रह से ग्रस्त होते हैं, आप देख ही नहीं पाते रचना को। तो ये जो एक बात, ये जो उदाहरण मैंने आपके सामने रखा, उसी किताब में उन्होंने भाषा को लेकर एक बहुत अच्छी बात कही थी कि भाषा यानी केवल जीभ नहीं होती, भाषा यानी मन और माथा भी होती है। और जब मन और माथा की बात करते हैं तो वो एक बड़े समुदाय का मन और माथा होती है, जो अपने आसपास को
और अपने से बहुत दूर के संसार को भी देखने, परतने, बरतने, परखने का संस्कार पाती है और अपने आप में संजोती नहीं। साहित्य का काम यह है, वो भाषा के माध्यम से जो भी वस्तु अंतः वस्तु है उसको आप सिर्फ जीभ की तरह कि आपने कुछ बोला है, आपके दिमाग में कुछ आया उसको लिख दिया, नहीं, उसके साथ मन और माथा भी होता है साहित्य में। ये बात कि आप जब लिखते हैं तो वो सिर्फ आपका बोला हुआ या आपके मन में आया हुआ कोई ख्याल भर नहीं है, वो सिर्फ जीभ नहीं है, वो मन और माथा भी है। तो साहित्य में मन और माथे का होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं यार कि उसके पास कवि मन है कि नहीं, उसके पास लेखक मन है कि नहीं। पहले उसके पास मन हो, उसके बाद माथा हो। तो ये चीजें अरविंद जी हम लोगों को समझनी चाहिए, और हमारा खाद पानी तो यही है भाई जी। हाँ, अब आपकी कविताएं सुनना चाहेंगे। 5 कविताएं, लंबी ना हो, मतलब लंबी तो नहीं होंगी आपकी कविताएं, मैंने पढ़ी है आपकी कविताएं, तो ठीक ठाक लंबाई की होती हैं। मैं तो बहुत छोटी कविताएं भी लिखता हूँ, एक एक दो दो पंक्ति की भी लिखता हूँ, तो मेरे साथ ये दिक्कत नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि 5 मिनट पढ़िए तो 5 ना ना मिनट ना मेरे ना, लिए पर्याप्त आप होगा। आप 5 मिनट कविताएं, 5 कविताएं पढ़िए, 5 मिनट नहीं। चलिए 5 कविताएं पढ़ता हूं। बचपन से 3 चीजें लेकर चला, बचपन से 3 चीजें लेकर चला, कोयले का टुकड़ा, तितली का रंग और मां के पसीने की गंध। वाह। लिखा पढ़ा, नौकरी चाकरी की, कमाया धमाया, उन 3 चीजों के अलावा मेरे पास कुछ भी ना बचा। उन 3 चीजों के अलावा मेरे पास कुछ भी ना बचा, और जो बचा वो मेरा कमाया हुआ नहीं था, और जो बचा वो मेरा कमाया हुआ नहीं था। नहीं था। दूसरी कविता है, देखता हूं, देखता रहूंगा ख्वाब, देखता हूं, देखता रहूंगा ख्वाब, उड़ूंगा आकाश गंगाओं में, मिलूंगा रंग बिरंगे तारा मंडल के फूलों से। उड़ूंगा आकाश गंगाओं में, मिलूंगा रंग बिरंगे तारा मंडल के फूलों से, प्रवेश कर जाऊंगा 216 से 220 में, चंद्रयान से पहले पहुंच जाऊंगा अपने चंद्रमा की बाहों में, अपने चंद्रमा की बाहों में। तीसरी कविता है, जो नहीं झुकते, जो नहीं झुकते उन्हें झुककर सलाम करता हूं, जो नहीं झुकते उन्हें झुककर सलाम करता हूं, जो सिर्फ दूसरों को झुकाने का मंत्र बुदबुदाते हैं, जो सिर्फ दूसरों को झुकाने का मंत्र बुदबुदाते हैं, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं मैं पूरे शरीर के साथ, उनके खिलाफ खड़ा हो जाता हूं मैं पूरे शरीर के साथ। और ये चौथी कविता है, अब लम्हा लम्हा क्या है, अब लम्हा लम्हा क्या है, फजा, हवा, खुशबू, ख्वाब, रंग, आसमां, एहसास, ख्याल, हसरत, खामोशी, आवाज, पुकार, खुदा, ये उसका कैसा दीवानापन मुझ पर तारी है। खुदा, ये उसका कैसा दीवानापन मुझ पर तारी है। सुनो, हर सिमत अब तुम ही तुम हो, हर सिमत अब तुम ही
तुम हो। अंतिम कविता। मेरे बारे में इतना जान लेना काफी है, मेरे बारे में इतना जान लेना काफी है कि मैं उनकी बढ़ेती नहीं करता, कि मैं मंच पर उनके कसीदे नहीं पढ़ता, कि मैं भटकाने वाले चुटकुलों के निर्माण की कला नहीं जानता, कि मैं बुरे को चीख कर बुरा कहता हूं, कि मैं बुरे को चीख कर बुरा कहता हूं, मैं उनकी टोपी पहनने से साफ इनकार करता हूं, कि मैं दृश्य अदृश्य कुर्सी से समझौता नहीं करता और अपनी हिम्मत से खड़ा रहता हूं। मैं दृश्य अदृश्य कुर्सी से समझौता नहीं करता और अपनी हिम्मत से खड़ा रहता हूं। मैं जानता हूं मुझे कोई एक दिन टपका देगा सरेआम। मैं जानता हूं मुझे कोई एक दिन टपका देगा सरेआम। मैं इस तरह मरकर ही दुनिया में जीना चाहता हूं। मैं इस तरह मरकर ही दुनिया में जीना चाहता हूं। अरविंद जी, 5 कविताएं हो गई। हाँ, ये बताइए कि इस समय कोरोना काल पे कुछ कविताएं आपने लिखी हैं? पूरे संग्रह को लिखा हुआ है और वो संग्रह आने वाला भी है, और उसमें से कई कविताएं तो फेसबुक पर हैं, कुछ के वीडियो हैं जो फेसबुक पर लगे हुए हैं, चलिए, जैसा कोई बात आपने नहीं, बोला। कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। जी। बातचीत तो बहुत अच्छी हुई, बहुत शानदार हुई और बहुत सारगर्भित बातचीत हुई, और मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला आपके विचारों के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि हमारे जिन दर्शक यहाँ पर जो मित्र उपस्थित हैं उन सबको भी बहुत अच्छा लगा होगा, और उनके भी बातें दिमाग में साफ हुई होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया, और मुझे तो एक बार बीच में लगा कि आप बहुत व्यस्त हैं, तो पता नहीं मुझे समय मिल पाएगा कि नहीं मिल पाया। फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं अरविंद धन्यवाद। जी, मैं मतलब व्यस्त होने के बावजूद इतना तो ध्यान रखता ही हूँ कि अब जैसे मेरी आपसे उस तरह की कोई सघन मुलाकातें नहीं है, फोन पर बातचीत भी उस तरह की नहीं है। आपने कहा और मुझे लगा कि आपके साथ मुझे होना चाहिए, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके माध्यम से लोगों से जुड़ सकूं और बातचीत कर सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद और नमस्कार। हाँ। नमस्कार।